लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास हमने हमने एक रिंग लिए थे, राइट? और इस तरह से एक पार्ट ऑफ मास को हमने रिमूव कर दिए थे। बाकी एनालिसिस सारे सही था, बट एक चीज आपको करना है, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर जब जब हम पूरा रिंग लिए थे, राइट? पूरा रिंग जब लिए थे तो उसी टाइम पे अगर मैं छोटा सा मास हमने डीएम लिए थे, और उसके कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड आ रहा था डीजी इस डायरेक्शन में था। और इसको ठीक अपोजिट में डायमेट्रिकली अपोजिट में और एक स्मॉल एलिमेंट जो कि नेट वेक्टोरियली कैंसल आउट होके सेंटर पे जीरो हो रहा था। बट यहाँ पर हर एक एक पार्टिकल के लिए डायग्राम डायमेट्रिकली अपोजिट में फील्ड को कैंसिल किया हो जाएगा, बट इसकी एग्जैक्ट अपोजिट में जो पार्ट है उसका मास अगर डीएम है, या फिर जो भी लेंथ हमने एक्स लिए थे, करेक्ट? इसका लेंथ हमने एक्स लिए थे ना, लेके हमने निकाले थे, तो वो तो नहीं होगा। हमने फाइनली जी मतलब अर्थ सेंटर पे हमने एक्सप्रेशन ये निकाले थे कि जी कैपिटल एम का मास, जो पूरा रिंग मतलब कॉट वाला पार्ट का मास, जी एम एक्स बाय 2 पाई इंटू आर क्यू, ये हमने निकाले थे। बट हमने डायरेक्शन को एक्स के तरफ दिए थे, नहीं, वो एग्जैक्टली इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, द डायरेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन जी सी, राइट? ये हमने किए थे लास्ट क्लास, ठीक है? जस्ट इतना ही थोड़ा सा चेंज। और एक चीज हमने किए थे, जो हमने एक्सियल लाइन पे निकाले थे, राइट? एट अ डिस्टेंस एक्स हमने निकाले थे, वो डेरिवेशन पे आप देख लेना। हमने एक जगह पे जब डिराइव किए थे तो वही डीएल लिए थे। हमने जो छोटा सा मास यहाँ पर डीएम लिए थे ना, तो डीएम को क्या लिखे थे हमने? डीएम इज इक्वल टू, इसका लेंथ भी हमने डीएल लिए थे, सो दैट इज इक्वल टू एम बाय पूरा, अगर रेडियस आर है, इसका रेडियस अगर आर है रिंग का, तो एम बाय 2 पाई आर इंटू डीएल लेते हैं। और बीच में हमने डीएल को डीएक्स के जरिए नहीं, वो डीएल को डीएल ही रखेंगे और बाकी डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे, राइट? ये लास्ट क्लास की जो थोड़ा मॉडिफिकेशन ने जो देखा मैंने बाद में लेक्चर पे, ठीक है? तो जस्ट लिसन केयरफुली ड्यूरिंग द लेक्चर। अगर कहीं पे गड़बड़ होता है तो आप, मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सुनो बार बार, सो दैट आपको समझ पे आ जाएगा कि एक्चुअली क्या किया गया, राइट? सो नेक्स्ट इन कंटिन्यूएशन, लेट्स स्टार्ट। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए रॉड, राइट? तो अब जस्ट गिव हेयरिंग, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, राइट? gravitational field strength gravitational field strength due to a rod, है ना? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए रॉड। चलो देखते हैं। तो जैसे हमने लेक्चर 1 पे मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने की एक चीज भी दिखाया था कि जो यू माइट बी रिमेम्बरिंग, ठीक है? कि जब हम उस तरह के लिए थे, जैसे फोर्स कैलकुलेट किए थे लेक्चर 1 में, ठीक उसी तरह चलो देखते हैं। चलो एक रॉड ले लेते हैं, लेट्स टेक ए रॉड, राइट? लेट्स दिस ए रॉड, है ना? और रॉड की ए बी रॉड, और उसका मास जो है वो एम ले लेते हैं, मास ऑफ द रॉड इज एम, राइट? एंड रॉड का जो लेंथ है वो एल ले लेते हैं, करेक्ट? दिस इज लेंथ ऑफ द रॉड इज एल, है ना? और हमें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालना होगा रॉड की, मतलब इस रॉड की एक एंड ले लो, लेट लेट पी डिस्टेंस पे, जो पॉइंट पी जो कि रॉड से एक एंड से आर की दूरी पर है ना? लेट्स इट्स एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस एंड। तो हमें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है पॉइंट पी पे, राइट? तो चलो देखते हैं कैसे हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो जैसे हम हर बार करते हैं, लेट इन एवरी केस व्हाट वी डू एक्चुअली, वी टेक ए स्मॉल पार्ट। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर एक स्मॉल पार्ट लेते हैं रॉड का, जिसका लेंथ आप dx ले लो, और स्मॉल पार्ट का मास भी dm ले लो, राइट? और dx का ये वाला एंड, ये जो dx जहां तक, ये वाला टोटल लेंथ हम x ले जाते हैं, राइट, है ना? और अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें इस पॉइंट से, हमें जैसे बताया कि थोड़ी देर पहले कि ये इस डायरेक्शन पे रहेगा dg, राइट? टुवर्ड्स द मास, अगर हम यहाँ पर रखेंगे पॉइंट पी से, तो इसी डायरेक्शन पे रहेगा उसका। तो अभी अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो डीएम कैसे निकालेंगे? द टोटल मास ऑफ द रॉड बाय टोटल लेंथ इनटू स्मॉल पार्ट जो लिए हैं डीएक्स, ठीक है? तो अभी डीजी जब निकालते हैं तो उसी स्मॉल एलिमेंट के लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आएगा वो क्या हो जाएगा? जी डीएम बाय डिस्टेंस हमने एक्स स्क्वायर लिए हैं, करेक्ट? एंड दैट इज इक्वल टू जी बाय एक्स स्क्वायर को हमने लिख लिए, एम की डीएम की जगह पे क्या लिखना है? एम बाई एल इंटू dx। तो फाइनल एक्सप्रेशन मुझे क्या मिल गया जीजी के लिए? ना gm by l x square into dx। दिस इज ऑल अबाउट द dg।
बट ड्यू टू कंप्लीट रट द टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी को क्या करेंगे, ये जो जो वेरी कर रहा है इस एंड से, तो वो इनिशियल लेंथ आर से वेरी कर रहा है, फाइनली कितना तक जा रहा है, ये इस एंड तक जब आ जाते हैं तो आर प्लस एल तक आ जाता है, राइट। तो जो वेरी करता है, लेट्स सी दैट पार्ट, राइट। तो जब हम जी निकालेंगे तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा dg को, एंड दैट इज नथिंग बट gm बाय एल एक्स स्क्वायर dx, है ना। एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट जो है r टू r प्लस एल ले लेंगे, है ना। सो दैट इज g इज इक्वल टू हाउ मच, gm बाय एल हमने ले लिए, और 1/x² का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो -1/x आ जाएगा। एंड देन जैसे हमने फोर्स निकाले थे ठीक उसी तरह, बट उसी कॉन्सेप्ट में ही हम आगे बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन को फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए। सो दैट इज gm बाय एल, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बट नेगेटिव साइन है तो इसलिए 1/r माइनस 1/r प्लस एल। दिस इज गोइंग टू बी द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द रॉड। अगर मैंने रॉड की लेंथ बता दिया l, और कितनी दूरी पर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, राइट। और ये जो है ना, ये रॉड की अलोंग पे मैं निकाल रहा हूँ, तो आप यहाँ पर सब पॉइंट पे लिख सकते हो, दैट इज एट एन एक्सियल पॉइंट, राइट। इसको ठीक तरह से समझो, क्योंकि पूरा 11th के बाद 12th पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी बार मैग्नेट के कारण, तो ये सारे कॉन्सेप्ट, दिस इज एट एन एक्सियल पॉइंट लिख दो। अलोंग द एक्सिस हम एक पॉइंट ले रहे हैं आर की दूरी पर, वहां पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड से निकाल रहे हैं, राइट। अंडरस्टूड? यहाँ तक समझ पे आ गया होगा एक्सप्रेशन? अगर नहीं हो तो फिर बताओ, जस्ट आस्क मी व्हिच पार्ट यू आर हैविंग डाउट। चलो फिर अभी उसी रॉड की, मतलब हम एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालते हैं। जैसे कि अगर मैं थोड़ा आपको दोबारा से एक रॉड बना के डायग्राम थोड़ा दिखा दूं, लेट दिस द रॉड, राइट। और रॉड का लेंथ जैसे लिए थे हमने, रॉड का लेंथ एल ही ले लो, करेक्ट। और इस पॉइंट को ए ले लो, ये पॉइंट बी है, और दिस इज मास ऑफ द रॉड एम, है ना। तो एग्जैक्टली अगर मैं एक, मतलब मैंने बाइसेक्ट किया, मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट, जैसे कि दिखाया गया है इस लाइन पे, मुझे इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे मुझे इस रॉड के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, राइट। तो ठीक उसी तरह चलो एक काम करते हैं, छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, और जिसका लेंथ हम यहाँ से यहाँ तक की विड्थ dx ले लेते हैं, उसका मास भी dm है, राइट। और अगर हम देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे टुवर्ड्स द मास रहता है ना, तो dg का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ रहेगा स्मॉल एलिमेंट के लिए, है कि नहीं? गेटिंग माय पॉइंट ना? और ये जो डिस्टेंस है, मान के चलो ये एक्सियल, मतलब इस लाइन से x की दूरी पर है, राइट। और ये एंगल को हमने थीटा ले लिया, तो ठीक इसी तरह dg का भी दो कंपोनेंट आ जाएगा p पॉइंट पे, एक इस तरफ आ जाएगा dg साइन थीटा, और एक अलोंग दिस आ जाएगा dg cos थीटा, करेक्ट है ना। स्मॉल एलिमेंट लिए है कि नहीं? और वो जब हम स्मॉल एलिमेंट का मास dm निकालेंगे तो dm कितना हो जाएगा ना, m बाई एल इंटू लेंथ dx, करेक्ट। ये समझ पे आ गया। So let dg be the small gravitational field strength at p, right, due to the small mass element dm. और तो अगर हम dg निकालेंगे यहाँ पर, तो dg कैसे निकालेंगे, that is g df। और स्टूडेंट ये जो डिस्टेंस है ना, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला डिस्टेंस है, उसको r ही ले लो, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर, राइट। तो जब हम जी डी डी एम बाई एक्स स्क्वायर कर देंगे तो वो फाइनली आ जाएगा कितना, नहीं हमने इसको x लिए थे ना, ये वाला x लिए थे, तो आप यहाँ से x लिख दो बेटा, राइट। जस्ट राइट हियर x, हमने यहाँ पर, हाँ हमने यहाँ पर x लिए थे, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, राइट। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, रूट ओवर का स्क्वायर तो हट जाएगा रूट ओवर, राइट। सो अगर मैं थोड़ा dm को रिप्लेस कर दूं, सो जी एम रह गया, ऊपर में dx, नीचे पे कितना रहेगा, l होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट है ना। जैसे भी हमने देखे कि रिजल्व dg इंटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक dg साइन थीटा और एक dg cos थीटा। और यह अगर हम dg साइन थीटा को, वही ऑन इंटीग्रेशन dg साइन थीटा गेट कैंसल्ड ड्यू टू सिमेट्री, जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि अगर इस साइड पे और एक एलिमेंट ले ले तो उसका भी ठीक इसी तरह आ जाएगा सारे, राइट। और अगर बीच से मैं देख रहा हूँ, अगर राइट साइड की तरफ मैं प्लस मान के चलता हूँ, तो लेफ्ट साइड की तरफ क्या मान के चलूंगा, नेगेटिव मान के चलूंगा। मतलब मैं लिमिट की बात कर रहा हूँ, तो जब जब हम dx को वेरी करवाएंगे, अगर बीच से वेरी करे, तो राइट साइड को अगर जाएंगे तो मतलब -l/2, मतलब इस एक्सट्रीम पॉइंट में हम -l/2 हो सकता है सेंटर तक, और यहाँ पर +l/2 हो सकता है लिमिट, राइट।
तो हम dg sin थीटा जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा Yes. सिमेट्री के कारण, and dg cos थीटा will be only summed up, right? दोस्तों the net gravitational field at point P is given by, अगर हम point P पे निकालेंगे, that is integration of nothing but जो component हमने लिए थे, that is dg cos थीटा, right? So चलो dg को रिप्लेस कर देते हैं। क्या निकाले थे हमने? gm dx, ठीक है, एकदम सही। और हमने यहाँ पर राइट, just 1 minute। तो स्टूडेंट जी एम डी एक्स बाय क्या था हमारा? एल होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, और यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। अगर हम देखेंगे तो बी इज नथिंग बट आर, और एच जो है वो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। तो ठीक लास्ट क्लास की तरह हम इसको इस तरह भी रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर, राइट, है ना। और लिमिट जो डी एक्स वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक? माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, राइट। सो दैट इज इक्वल टू जी एम, और आर को बाहर ले आए, एल को भी बाहर ले आते हैं, और लिमिट रख देते हैं माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, और यहाँ पर ऊपर में डी एक्स रहा, और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, राइट। इसको अभी हमें, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मेट पे नहीं है, मैंने जब मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स पढ़ाया था उस पर आपको एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाले बात बताया था कि जब कोई भी इंटीग्रेंड डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फॉर्मेट पे नहीं होता है तो हम एक पार्ट को एक दूसरे वेरिएबल के जरिए सब्स्टिट्यूट करके फिर हम रिप्लेस करते हैं, राइट। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हम करेंगे। तो चलो यहाँ पर एक काम करते हैं स्टूडेंट्स। देखो, अगर मैं tan थीटा की बात करूं, tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? इस ट्रायंगल पे अगर आप देखोगे, जस्ट इफ यू विल गो फॉर दिस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल में दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये तीनों पॉइंट पर अगर ट्रायंगल में दिखाऊं तो tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी, राइट, मतलब x बाय r हो जाएगा, राइट, है ना। तो चलो इस तरह से थोड़ा अगर प्रेसीड करें तो आप देख सकते हो, और लेट्स पुट x इज इक्वल टू tan, जस्ट अ मिनट, tan थीटा इज इक्वल टू x बाय r, राइट, p बाय b के कारण। सो उसी बेसिस पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? r tan थीटा, हमने लिख दिया x इज इक्वल टू r tan थीटा। अगर उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r tan थीटा का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर थीटा d थीटा, राइट, है ना। और अभी हमें gp निकालना है बेटा, है ना। तो gp इज इक्वल टू क्या था? gm स्मॉल r, जस्ट अ मिनट, हम स्मॉल r को इस तरह gm r बाय l लिए थे जो था, राइट। और अभी देखो हमें रिप्लेस करना है, dx के बदले में ऊपर में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? r sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिख सकते हैं ना, एकदम राइट। और यहाँ पर Yes. अंदर पे है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। एक्स स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, टू दी पावर 3/2। गेटिंग माई पॉइंट? लिख सकते हैं ना अगर रिप्लेस करेंगे। अगर आर स्क्वायर कॉमन ले आता हूं तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा ना, टू दी पावर 3/2, करेक्ट। एंड Yes. tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज sec स्क्वायर थीटा, राइट। और ये भी Yes. बाहर में ब्रैकेट है, ये पूरा का ब्रैकेट है, ध्यान से देखो, कहीं पे अगर गड़बड़ होता है तो थोड़ा उसको रेक्टिफाई करो। तो आर स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा टू दी पावर 3/2, तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ क्यू हो जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पर नीचे पे लिख सकते हो आर क्यू sec क्यू थीटा, लिख सकते हैं हम टू दी पावर 3/2 में। तो अगर r को एक कैंसिल कर दूं, ठीक है, और एक sec स्क्वायर थीटा है, sec क्यू थीटा है ना, कर सकते हैं कि नहीं कैंसिल? गेटिंग गेटिंग ना स्टूडेंट्स। तो फाइनली एक आर ऊपर है और नीचे एक आर स्क्वायर, और फाइनली एक आर ही रहेगा, तो जीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जी एम, अभी तो आर कैंसिल हो गया ऊपर में, तो जी एम बाय एल, और नीचे का आर आ गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या रहेगा अंदर पे? कॉस थीटा डी थीटा, नीचे तो सेक थीटा था वो ऊपर जाके कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। एंड यू नो इंटीग्रेशन क्या है, व्हाट्स टू बी द इंटीग्रेशन, मतलब जी एम बाय एल आर हमने कर दिए। ये इस डेरिवेशन में इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब ट्वेल्थ में इसकी डेरिवेशन आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रॉड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उसी टाइम पे ये सारे डेरिवेशन, फिर बार मैग्नेट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, एक्सियल और इक्वेटोरियल पे, ये सारे डेरिवेशन ही फिर से आएगा। अब से बता रहा हूँ ताकि आप एक्वेंटेड हो जाओ, ठीक है। सब्जेक्टिव भी पेपर भी आपको लिखना है, डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। सो दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, अगर करेंगे तो दैट इज एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर कर दिए,
ठीक है, साइन थीटा। और ये जो थीटा और साइन थीटा को हमने अभी लेंथ की फॉर्मेट पे ले लिया बेटा। साइन थीटा जो था दैट इज पी बाय बी कर दिए, और हमने लिमिट यहाँ पर मतलब एंगल जो है वो थीटा से 90 तक ले सकते थे, बट हम लेंथ वाइज अगर ले गए तो वही माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू ले लेंगे, राइट है ना। तो आराम से हम रिप्लेस करते कर सकते हैं इसको जी एम बाई एल आर, राइट। और यहाँ पर एक्स बाय एक्स की जगह पे प्लस एल बाई टू माइनस एल बाई टू, राइट। हायर एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है ना। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो जी एम बाई एल आर था, तो यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, देखो थोड़ा आराम से, एल बाय एल स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर का रूट ओवर, राइट, प्लस एल बाय एल स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर का रूट ओवर, राइट है ना। माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देयर इज 2l 2 टाइम्स हो गया, सो देयर इज 2gm बाय r बाहर था, और जब ऊपर में जो l था वो कॉमन आके कैंसिल हो गया, दैट इज r4 इंटू अंदर में क्या था एल स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर, राइट। सो दैट इज जब इक्वेटोरियल लाइन पे आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना होगा, हर जगह पे इसकी जरूरत होगा, राइट। तो दैट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए रॉड at an equatorial point, जो perpendicular bisector के ऊपर एक पॉइंट है, राइट। जस्ट नोट इट डाउन फ्रेंड्स। चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर आर्क, राइट। तो फिर एक सर्कुलर आर्क बनाते हैं, लेट्स दिस इज सर्कुलर आर्क, राइट, है ना। इस तरह से हमने एक सर्कुलर आर्क बनाया, करेक्ट। हमने यहाँ पर एक सर्कुलर आर्क बना दिए, करेक्ट है कि नहीं, राइट। लेट्स नेक्स्ट सी। तो जो आर्क हमने बनाए, लेट इट्स सेंटर पॉइंट यहीं पे है, दिस इज द ओरिजिन, राइट है ना। और we used to find the gravitational field strength by the arc at its center, है ना, करेक्ट। सो लेट्स कंसीडर, ठीक उसी तरह चलो एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं, लेट्स कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ओवर हियर, है ना। तो अगर रेडियस r है, दिस इज रेडियस r, इस एंड को a लिख दो, इस को b लिख दो, मास इज m, राइट। सो जो छोटा सा पार्ट हमने कंसीडर किए, यहाँ पर एक पार्ट और यहाँ पर हमने एक पार्ट कंसीडर किए, राइट। उसका एंगल को हम d थीटा ले लेते हैं, करेक्ट बेटा। एकदम इसको एक बीच में बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, सो दैट अगर इस एंगल को हम थीटा लेंगे, परपेंडिकुलर वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहे हैं, और आपको पता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अगर मैं इसको थीटा ले लूँ, इसको आर ले लूँ, इसको हमने डी थीटा लिए, तो दिस इज नथिंग बट एल बाई आर। आर्क लेंथ जो है वो आर डी थीटा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, आर डी थीटा हो गया, करेक्ट है कि नहीं, अंडरस्टूड। तो जो छोटा सा पार्ट लिए थे उसका मास डीएम लिए हैं, और अगर अगर हम अभी डीजी निकाल, अगर इस पॉइंट पे मैं डीजी निकालूं, तो इफ दिस इज डीजी, तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा, राइट। अगर मैं थीटा के साथ, ये डी थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर मैं डीजी को बनाऊं तो डीजी का दो कंपोनेंट आ जाएगा, एक अलोंग दिस लाइन, इस लाइन पे जो कंपोनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, डीजी कॉस थीटा, राइट। और इस तरह से जो आएगा वो डीजी साइन थीटा, अंडरस्टूड ना, स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो आएगा। तो अभी चलो पहले डीएम निकाल देते हैं। तो मास अगर मैं मान लूं कि जो आर्क में लिया हूँ, पूरा आर्क का जो एंगल है, इसको मैं फाई ले लिया हूँ, राइट राइट। सो पूरा एंगल पे कितना मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एम बाई डी फाई इंटू डी थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी जब डीजी निकालें तो डीजी इज इक्वल हाउ मच, डी जी एम बाई जो लेंथ है वो आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है मेरा, राइट है ना। तो डीजी भी द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट ओ, ये जो सेंटर पे ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट डीएम, राइट। और अभी हमने रिजॉल्व किया डीजी को, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डीजी कॉस थीटा अलोंग इट्स एंगल बाइसेक्टर, and dg sin theta आप देख सकते हो perpendicular to its angle bisector. Again we can state that on integration dg sin theta will cancel out due to symmetry, right, and dg cos theta will be added in all the components of dg cos theta, right. So next, the gravitational field strength at O due to the complete arc is given by, that is dg is equal to nothing but dg cos theta, और हम dg को पहले से
रिप्लेस कर दिए हैं जी डी एम बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। और ये थीटा वेरी करेगा, अगर मैं एकदम बीच से बोलूं तो इस तरफ अगर माइनस आ जाऊंगा तो -5/2 आधा, और इस तरफ अगर आ जाऊंगा तो +5/2 आधा, राइट। सो दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर इसका -5/2 टू +5/2 हमने ले लिया, राइट। और अभी हम चलो रिप्लेस करते हैं dm को, तो -5/2 टू +5/2, करेक्ट। दैट इज gm बाय फाइ आर स्क्वायर, करेक्ट है ना, और cos थीटा d थीटा, राइट है ना। तो अगर मैं बाहर पे ले आऊं, इफ आई बी ब्रिंगिंग, तो दैट इज gm बाय फाइ आर स्क्वायर, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या है, sin थीटा, सॉरी इंटीग्रेशन sin थीटा है, -5/2 टू +5/2 ले लिए, माइनस है यहाँ पर सिंबल, राइट। तो दैट इज sin 5/2 माइनस ऑफ माइनस sin 2 sin 5/2, राइट। सो दैट इज इक्वल टू 2। तो फाइनली अगर हम यहाँ पर जीपी निकालें, राइट, अगर हम यहाँ पर जी एट सेंटर निकाले आर के कारण, तो वो क्या हो जाएगा, 2gm sin 5/2 डिवाइडेड बाय फाइ आर स्क्वायर, राइट है ना। So this is going to be the gravitational field due to a arc. Next student, let's see gravitational field strength due to a sphere, right? Hollow sphere के बारे में देखते हैं, right? So चलो फिर एक फिगर बना देते हैं, right? That is the एक hollow sphere है ना? The hollow sphere. ठीक है, hollow sphere है, और स्टूडेंट इसका मास m है और सेंटर्ड से रेडियस r है, राइट। द रेडियस इज r, है ना। स्टूडेंट एक चीज है यहाँ पर, अगर हम इस ग्रेविटेशनल फील्ड, उसकी सराउंडिंग्स की अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में सोचे, सो द डायरेक्शन मस्ट बी अलोंग द एरोज, जैसे कि हमेशा ये रेडियली इनवर्ट होता है, राइट। मतलब अगर मैं यहाँ से थोड़ा डॉट लाइन बनाऊं, इस तरह से हमने डॉट लाइन बनाए, तो सारे डॉट लाइन यहाँ पर बनाते हैं, राइट। है ना, समझ में आ रहा है। तो ये जो सारे एरो दिख रहा है ना आपको, सो दिस इज ऑल द, ये अंदर की तरफ, राइट। सो द डायरेक्शन मस्ट बी अलोंग द एरोज शोन इन द सराउंडिंग्स, राइट। और ये सारे मास जो उसकी सराउंडिंग में प्लेस हुए हैं, मतलब वो एक्सपीरियंस करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी तरफ, सेंटर की तरफ, ये सेल के सेंटर की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स सारे अप्लाई करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो उसी के कारण ही हम ये बता सकते हैं कि इसकी जो ज्योमेट्रिकल शेप हुआ है ना, और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन उसी के कारण हुआ है। सो हम क्या कर सकते हैं, इसी इसी केस पे हम hollow sphere की whole mass is concentrated at the center, right? And for outside point it's behave like a point mass. जैसे कि अगर हम देखेंगे अभी, राइट, मैंने मतलब ये तो है डायरेक्शन ऑफ, मैंने बता दिया हमने। तो अगर हमने वही और एक हमने बनाया यहाँ पर स्पीयर, राइट, हॉलो स्पीयर हमने एक बनाया, राइट। यहाँ पर हमने एक हॉलो स्पीयर बनाया, करेक्ट। ये सेंटर पॉइंट है, मास m है, रेडियस r है। तो हम यहाँ पर अगर मैं सरफेस की बात करूँ यहाँ से, तो इसी डायरेक्शन पे ग्रेविटेशनल फील्ड सरफेस पे सेंटर की तरफ। अगर मैं इनवर्ड के एक पॉइंट की बात करूं, सो देयर इज लाइक दिस। अगर मैं आउटसाइड पे एक पॉइंट ले लिया, जी आउट, सो दैट इज जी आउट, राइट। सो मतलब ये कहने का ये है कि जो होल मास इज कंसंट्रेटेड सेंटर पे कंसंट्रेट हुआ है, और आउटसाइड पॉइंट्स बिहेव्स लाइक ए पॉइंट मास, राइट। Outside points behaves like a point mass. Thus the gravitational field strength at different points to the hollow sphere को हम ऐसे मतलब ये कर सकते हैं कि अगर आउटर पॉइंट्स की बात करें, राइट, जो कि अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस दिखा दूं, मान के चलो ये डिस्टेंस x पे है,
स्मॉल पे भी एक्स पे, और ये एकदम रेडियस पे है, राइट, एंड दिस इज द रेडियस, करेक्ट। तो आप यहाँ से देख सकते हो, अगर मैं आउटसाइड पॉइंट की बात करूं, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, राइट, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, राइट, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, मतलब जी आउट की अगर बात करेंगे हम, तो दैट इज जी एम बाई एक्स स्क्वायर, राइट। मतलब जैसे ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे एज ए पॉइंट मास की तरह, राइट। और सरफेस की अगर बात करेंगे, जी सरफेस की अगर बात करेंगे, एस फॉर सरफेस, सो दैट इज जी एम बाई आर स्क्वायर। और जी अगर अगर हम इनर की बात करें, जी इनसाइड की बात करें, सो दैट इज जीरो, राइट। क्योंकि नो मास इज इनक्लोज्ड, नो मास लिख दो यहाँ पर, नो मास इज enclosed within it, no mass is enclosed within it, right, है ना। तो अगर मैं एक वेरिएशन दिखाऊं आपको, मतलब एक होलो स्फीयर की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज मैंने बताया था कंबाइन करके लास्ट क्लास पे, तो अगर मैं उसकी वैल्यू की बात करूं, राइट, तो एकदम सेंटर पे क्या होगा, जीरो होगा, राइट। और अगर मैं थोड़ा यहाँ पर चला गया रेडियस की बराबर, तो वहीं से वैल्यू शुरू होगा, एंड दैट वैल्यू इज हाउ मच, दैट इज जी एम बाई आर स्क्वायर, राइट। और उसके बाद रेडियस के बाद, ये एकदम रेडियस पे वैल्यू मैक्सिमम, और उसके बाद जो होता है वो इनवर्सली वेरी करता है, g proportional to 1 by x square. So this is how the variation of g with distance from the center, right, इस तरह से हम ले सकते हैं। और बाकी सॉलिड स्फीयर का ठीक उसी तरह, जैसे आपने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला केस मैंने जैसे बताया था, वेरी कर रहा था, तो सॉलिड स्फीयर का भी ऐसे वेरी करेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। फिर अब कंटिन्यूएशन पे हम देखेंगे आगे पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। फिर हम केपलर्स लॉ के बारे में आने वाले लेक्चर्स पे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, दिस मच फॉर टुडे।